अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो सब स्टूडेंट्स। आज हम अपना नेक्स्ट यूनिट जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, टीचिंग एंड लर्निंग का। लास्ट टाइम जो है हमने वो रिफ्लेक्टिव राइटिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में पढ़ा था, तो आज हमारा सेकंड लेक्चर है जिसमें आज हमने अपना नेक्स्ट यूनिट जो है वो उस पर फोकस करना है, जो कि थर्ड यूनिट है। और जिसमें से आपके 7 MCQs आने हैं और 2 SCQ आने हैं, ठीक है। तो टोटल इस यूनिट में से आपका 17 मार्क्स का पेपर आना है, ये देखें। ठीक है, तो ये यूनिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बेसिकली जो आपका थर्ड यूनिट है ना, ये आपके सिक्स जो यूनिट का कंटेंट है वो भी इसी थर्ड यूनिट में जो है वो कवर हो जाएगा, ठीक है। सिक्स यूनिट जो है ना आपका, वो ये है नीड असेसमेंट, ठीक है। तो इसी इसका जो ये कंटेंट है ना सारा, ये भी हम लोग जो है ना वो जो थर्ड यूनिट है इसी के अंदर ही कवर कर लेंगे। सिक्स यूनिट में से भी एक ऐसे क्यों आना है, तो वो भी आपका कंटेंट आपकी बुक में से ना इसी चैप्टर में से हमने कवर करना है, ठीक है। तो हम जो है ना वो आपको मैं सबसे पहले इसका ओवरव्यू दे दूं इस यूनिट का। ये चैप्टर जो है ना टीचिंग लर्निंग का बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने ये अच्छे से सुनना है और अच्छे से इसका लेक्चर लेना है। ठीक है, पहले मैं आपको इसका सारा ओवरव्यू दे दूं। लास्ट जो यूनिट था ना, लास्ट लेक्चर में जो हमने कवर किया था, उसमें जो हमारे पास चैप्टर थे वो फर्स्ट वाले चैप्टर से जो है ना हमने स्टार्ट किया हुआ था। ठीक है, रिफ्लेक्टिव राइटिंग और क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में, जिसमें मैंने आपको कहा भी था कि आपने अपनी बुक पे ना हेडिंग्स लिख लेनी है कि हमने इसको किस तरह से ऑब्जेक्टिव्स जो जो हमने कवर करने होते हैं वो हमने कंटेंट पे लिख लेने हैं, जिस तरह ये मैंने लिखे हुए हैं, ठीक है। इस तरह आपने भी ऑब्जेक्टिव अपने कंटेंट पे लिख लेने हैं, ये हम सारे कवर कर चुके हैं। तो आज जो है ना हमारा वो यूनिट जो है ना वो थर्ड यूनिट है, ठीक है। जिसमें हमारा हमने मेनली जो है ना वो तीन चीजों को डिस्कस करना है। एक तो हमारे पास लर्निंग साइकिल है, मॉडल्स हैं, और उसके बाद थर्ड पे हमारे पास लर्निंग स्टाइल्स हैं, ठीक है। तो इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना, वो सारा यूनिट ही बेसिकली जो है ना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मॉडल्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो यूएचएस में आए हुए हैं, जो कि पेज नंबर जो है ना 235 पे आपको मिल जाएंगे। और लर्निंग स्टाइल जो है ये भी 139 जो है ना आपकी बुक पे वहां पे दिए हुए हैं। तो ये मैंने पेज नंबर भी लिखे हुए हैं, आप लोग भी अपने कंटेंट पे नोट कर लीजिएगा। बुक से ये चैप्टर नंबर 4 है, जो कि 119 पेज से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब इसके बारे में मैं आपको ओवरव्यू दे दूं कि इसमें हमने क्या क्या चीजें जो है ना वो कवर करनी है। ये आपने अपनी बुक खोल लेनी है और वहां पे ना लिख लेना है, ठीक है। देखें तो बेसिकली जो हमारे पास है ना, ये डिटर्मिनेंट्स ऑफ लर्निंग वाला चैप्टर 4 है, जो आपकी बुक पे ना दिया हुआ है। अब सबसे पहले मैं आपको इसका ना ओवरव्यू देना चाहती हूँ, तो आप लोगों ने ध्यान से सुनना है, ठीक है। ये यूनिट 3 है, कंटेंट में लर्निंग साइकिल है, मॉडल्स है और लर्निंग स्टाइल्स हैं, ठीक है। ये मैंने साथ साथ पेज नंबर भी लिख दिए हैं, ये भी आपने अपनी बुक पे लिख लेना है। देन मॉडल्स जो है ना, जो आज के कंटेंट में हमने कवर करना है ना, उसमें से हमने दो मॉडल्स करने हैं आज, हेल्थ प्रमोशन और हेल्थ बिलीफ मॉडल, जो यूएचएस में आए हुए हैं, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये बुक के पेज 235 पे आपको मिल जाएंगे। इसी तरह जो है ना आज के लेक्चर में हमने लर्निंग स्टाइल्स करने हैं। टोटल जो है ना वो 8 लर्निंग स्टाइल्स हैं, जो कि आपकी बुक में डिस्कस किए गए हैं, जिसमें से 4 लर्निंग स्टाइल जो है ना वो आज हम डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में ना हम 4 लर्निंग स्टाइल्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। आप ये देखिए, चैप्टर जो है ना, चैप्टर के स्टार्ट में आपको सारा कंटेंट मिल जाता है जो जो आपने चैप्टर में पढ़ना होता है, ठीक है। आपको इससे ओवरव्यू मिल जाता है कि हमने क्या क्या चीजें जो है ना वो चैप्टर में कवर करनी होती हैं। तो अब बेसिकली इसमें से आपने इसमें जो हमारा कंटेंट है ना, उसमें देखें तीन चीजें हैं, उसमें एक लर्निंग साइकिल है, मॉडल्स हैं और स्टाइल्स हैं, ठीक है। और तीनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तीनों पार्ट्स को हमने कवर करना है। अब हमने किस तरह से करना है कवर, मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो ये जो आपका पोर्शन है ना, ये सारा जिसमें एजुकेटर के रोल्स हैं, और उसके बाद असेसमेंट किस तरह करते हैं लर्नर की, लर्निंग नीड्स कौन सी हैं, तो ये सारा कुछ जो है ना वो लर्निंग साइकिल के अंदर आता है। यानी कि हम किस तरह से लर्न करते हैं, कौन कौन से मेथड है जो हम जिससे हम लर्न करते हैं, ठीक है।
और किस तरह से हम लोग लर्निंग लर्निंग नीड्स को असेस करेंगे, लर्नर की नीड्स को असेस करेंगे, तो ये सारा लर्निंग साइकिल में आ जाता है। ठीक है। और इसी में जो कंटेंट में आपका एक कंटेंट है प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्टेप्स। ठीक है, ये भी आपके कंटेंट आउटलाइन का एक मतलब कि थर्ड वाला जो है ना वो कंटेंट आउटलाइन है। तो ये हमने यूनिट 1 में मैंने आपको करवा दिया हुआ था, तो ये आपने वहां से प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्टेप्स जो है ना वो याद कर लेने हैं। ठीक है। तो आज जो है ना हमने जो आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है लर्निंग स्टाइल्स। ठीक है। ये देखें, ये लर्निंग स्टाइल्स टोटल हमारे पास कितने लर्निंग स्टाइल्स हैं? 8 लर्निंग स्टाइल्स हैं, जिसमें से आज हमने लास्ट वाले जो 4 है ना वो डिस्कस करने हैं। ठीक है। कोल्ब लर्निंग स्टाइल, फॉर्मेट सिस्टम, गार्डनर्स 8 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस और वार्क लर्निंग स्टाइल। ये इसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना वो मैंने ग्रीन से हाईलाइट भी किया हुआ है, जिसमें कोड जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग मॉडल है ना ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मैं आपको करवाऊंगी अभी, आपने साथ साथ जो है ना वो नोट करते जाना है। और इसमें से एमसीक्यूज भी आते हैं आपके, एससीक्यू के लिहाज से भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली ये चार, बेसिकली हमारे पास जो 8 लर्निंग स्टाइल्स हैं। ठीक है, और हमने 4 आज कवर करने हैं और बाकी 4 जो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। और साथ हम जो इस यूनिट में से जो रिमेनिंग हमारा पोर्शन है ना लर्निंग साइकिल वाला, वो सारा हम लोग जो है ना वो नेक्स्ट जब हमारा लेक्चर होगा तो फिर हम उसमें कवर करेंगे नेक्स्ट सैटरडे को। ठीक है। तो आज हम लोग जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा जो है फर्स्ट लर्निंग स्टाइल। ठीक है। अच्छा, तो बुक पे जो है ना वो आपको पेज नंबर मैंने बता दिया था कि किस पेज पे है ये देखें 152 पे ये स्टार्ट हो रहा है। 152 पेज नंबर आपने ओपन कर लेना है। आपने जब भी लेक्चर लेना है तो आपने साथ अपनी बुक पास रखनी है और साथ साथ नोट करते जाना है जो जो पॉइंट में हाईलाइट करवाऊंगी और जो जो मैं बता रही हूँ। ठीक है। और आपने लेक्चर मिस नहीं करना, साथ साथ लेक्चर लेना होता है। अच्छा, तो फर्स्ट पे आपने क्या करना है इसमें से कोल्ब जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग मॉडल है ना इसका दूसरा नाम जो है ना वो होता है हमारे पास साइकिल ऑफ लर्निंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने ये जो है ना याद रखना होता है कि इसको किसने डेवलप किया था। कोल्ब डेविड ने 1984 के अंदर ये दिया था। ये एमसीक्यूज के लिहाज से इंपॉर्टेंट होती हैं चीजें। 1984 में कोल्ब डेविड ने ये जो है ना हमारे पास लर्निंग अपना जो मॉडल है ये दिया था। ठीक हो गया, पहले तो आपने ये याद रख लेना है। उसके बाद जो है ना कोल्ब ने कहा कि कोल्ब बिलीव दैट knowledge is acquired through a transformational process which is continuously created and recreated। अब आपने इसके मॉडल के अकॉर्डिंग जो इस तरह से इसने अपने लर्निंग स्टाइल को डिस्क्राइब किया था उसकी डेफिनेशन आपने सबसे पहले याद करनी है। इसने किस तरह से डिस्क्राइब किया था? इसने कहा था लर्नर इज नॉट अ ब्लैंक स्टेट बट रादर अप्रोचेस अ टॉपिक टू बी लर्न विद प्री कंसीव्ड आइडियाज। यानी कि उसने कहा कि जो चीजें उसने पहले अपने एक्सपीरियंस से सीखी हुई हैं, ठीक है, वो भी चीजें जो है ना उसके लर्निंग स्टाइल में इंक्लूड होती हैं। मतलब कि वो ब्लैंक स्टेट में नहीं होता, उसने पहले भी एक्सपीरियंसेस किए होते हैं और उसने बहुत कुछ अपने एक्सपीरियंसेस से सीखा होता है, उसके पास प्री कंसीव्ड आइडियाज होते हैं। ठीक है। तो ये इसने ना अपने मॉडल के अकॉर्डिंग लर्नर को डिफाइन किया था। तो सबसे पहले आपने इसकी जो है ना वो डेफिनेशन कर लेनी है और उसके बाद इसका जो है ना वो सन याद रख लेना कि कब इसने ये लर्निंग स्टाइल दिया था। ओके। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बेसिकली जो कोल्ब का मॉडल था ना। देखिए, इसको जो है ना साइकिल ऑफ लर्निंग भी कहते हैं। ठीक है। तो इसका इसको आपने अपनी ना हेडिंग्स बना लेनी है ऊपर कि आपने इसमें से क्या क्या याद करना है, वो मैंने आगे ना लिखा भी हुआ है, आप लोग साथ साथ मैं आपको ना नोट करवा दूंगी। अब देखें नेक्स्ट जो है ना इसके अंदर जो कोल्ब मॉडल है ना बेसिकली ये एक लर्निंग साइकिल है जिसकी हमारे पास 4 मोड्स होती हैं। ठीक है। इसमें 4 मोड्स हमने जो है पढ़नी है। और उसके बाद जो है ना 2 इसकी डायमेंशंस होती हैं। ठीक है। डायमेंशंस कौन सी हैं? जिसमें परसेप्शन और प्रोसेसिंग है। ठीक हो गया, ये इसकी डायमेंशंस हैं और 4 इसके मोड्स हैं। अब मोड्स कौन से हैं? सबसे पहले तो हम लोग जो है ना वो इसके मोड्स पढ़ेंगे। बेसिकली इसके ना 4 मोड्स होते हैं। ये आपको डायग्राम के थ्रू भी मैं सबसे पहले बताती हूँ कि इसके 4 मोड्स होते हैं हमारे पास। ये इसके ना 4 मोड्स हैं। ये मैंने लिखा हुआ है कि सबसे पहले हमने कोल्ब मॉडल जो है वो उसका अदर नेम याद करना है, उसकी डेफिनेशन उसने किस तरह से लर्न को डिफाइन किया था वो। ठीक है। प्लस उसकी 2 डायमेंशन को आपने डिस्क्राइब करना है। 4 मोड्स हमने इसमें पढ़ने हैं। उसके बाद 4 लर्निंग स्टाइल इसने दिए थे। ठीक है। वो हम पढ़ेंगे, तो आपने ध्यान से सुनना है। अब हमारे पास इसमें से 4 मोड्स कौन से हैं? बेसिकली 4 मोड्स हमारे पास जो है ना वो यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। सबसे पहले इसने सीई मोड दिया था जिसका मतलब होता है कंक्रीट एक्सपीरियंस। ठीक है। उसके बाद जो है ना इसने सेकंड मोड दिया था रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन।
यानी कि कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस का मतलब है कि फीलिंग के थ्रू लर्न करना, ठीक है। रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन वॉच करके आप लर्न करते हो। और एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुलाइजेशन यानी कि आप अपना थिंकिंग प्रोसेस को यूटिलाइज करते हो, ठीक है। फिर कोई किसी प्रॉब्लम को सोल्व करते हो। तो ये इसका थर्ड वाला मोड है। उसी तरह फोर्थ फोर्थ नंबर पे जो है ना, इसने मोड दिया था एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन, यानी कि आप कुछ करके लर्न करते हो। तो ये बेसिकली इसके चार जो है ना वो हमारे पास मोड्स हैं। अब हम बारी बारी इनको पढ़ते हैं, ठीक है। इनके बारे में डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्राइब हम जो है ना इसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। सबसे पहला हमारे पास था कंक्रीट एक्सपीरियंस। तो ये हमारा जो है ना या ये कंक्रीट एक्सपीरियंस जो है ना इसके यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है, फर्स्ट मोड इसका। उसके बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। अब बेसिकली जो सीई मोड वाले होते हैं यानी कि कंक्रीट एक्सपीरियंस यानी कि फीलिंग, ठीक है। ये अपनी बुक पे अपने नोट कर लेना, जो फीलिंग के थ्रू जो है ना वो लर्न करते हैं, कंक्रीट एक्सपीरियंस। तो ये जो लर्नर्स होते हैं ना बेसिकली हमने ये रिलाई करते हैं मोर ऑन द फीलिंग देन ऑन द सिस्टमैटिक अप्रोच टू प्रॉब्लम्स एंड सिचुएशंस। और ये जो लर्नर्स होते हैं ना इस कैटेगरी के जो होते हैं वो लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। इस तरह से अपने स्पेसिफिक एक्सपीरियंसेस जो है ना वो शेयर करते हैं। और मतलब दूसरों के मामलात में ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, क्योंकि ये हर चीज को ना अपने ऊपर फील कर रहे होते हैं। फीलिंग के थ्रू ये लर्न करते हैं, ठीक है। तो ये चीज हमने जो है ना याद रखनी है। बस आपने सिर्फ ये याद रखना है कि सबसे पहले हमने सीई मोड से हम स्टार्ट कर रहे हैं कंक्रीट एक्सपीरियंस, यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा कौन सा मोड आता है, हम एक्सपीरियंस करते हैं ना किसी भी चीज की फीलिंग्स को, मतलब कि हम लोग फील कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले जो है ना हमारा एक्सपीरियंस का स्टेज आता है, तो वही मोड है। सबसे फर्स्ट मोड हमारा होता है सीई मोड। उसके बाद हमारा जो है ना सेकंड मोड स्टार्ट हो रहा है, जो है एसी मोड। एसी, एसी का मतलब होता है एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुलाइजेशन। ठीक है, तो ये हमारा जो है ना वो सेकंड मोड है, एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुलाइजेशन। इसका मतलब होता है थिंकिंग, ठीक है। कंसेप्ट से आप याद रखेंगे थिंकिंग है इसका मतलब ये किस पे रिलाई करेंगे, ये लॉजिक और आइडियाज पे जो है ना ये बिलीव करते हैं रादर देन फीलिंग्स, यानी कि उसके ऑपोजिट। एक मोड आपने याद करना, दूसरा उसके ऑपोजिट है। सबसे पहले हमने सीई पढ़ा था, उसके बाद एसी। सीई से हम लोग एसी वाली स्टेज में आ गए हैं, ठीक है। जिस तरह में आपने कहानी के थ्रू याद रखना हो, सबसे पहले आपने पढ़ा सीई मोड, फिर उसके बाद हम एसी के मोड में आ गए। यानी कि ये वो लोग होते हैं जो कि लॉजिक और आइडियाज पे बिलीव करते हैं, ये फीलिंग्स पे बिलीव नहीं करते, ठीक हो गया। विद प्रॉब्लम्स और सिचुएशंस। अब इस कैटेगरी में जो लोग होते हैं, साथ आपने डेफिनेशन कर लेनी है उसकी और साथ उसकी एग्जांपल दे देनी है। तो ये इसकी एग्जांपल है। इस कैटेगरी में जो लोग होते हैं वो भला क्या करते हैं, वो सिस्टमेटिक प्लानिंग करते हैं और लॉजिकल एनालिसिस करते हैं, जिससे वो प्रॉब्लम्स को सोल्व करते हैं, ओके। तो ये थिंकिंग के थ्रू लर्न करते हैं। और वो किससे लर्न करते हैं, वो फीलिंग्स के थ्रू लर्न करते हैं, जो सीई मोड पे लोग होते हैं, यानी कि कंक्रीट एक्सपीरियंस वाले जो लोग होते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद हमने पढ़ा एक्टिव एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुलाइजेशन, एसी मोड। तो ये दूसरा मोड, दो मोड अब हमने डिस्कस कर लिए। अब हम थर्ड मोड पे मूव करते हैं, वो है आर ओ मोड। आर ओ मोड का क्या मतलब होता है बेसिकली, आर ओ होता है रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन। रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, ठीक है। पहले मैंने आपको पिक्चर के थ्रू इसका दिखाया भी था। रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन का मतलब है वॉच, यानी कि ये जो लर्न होते हैं, ये जो लर्नर्स होते हैं, ये ऑब्जेक्टिविटी पे यकीन करते हैं, ठीक है ना। हम ऑब्जेक्टिवली चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, केयरफुली जज करेंगे ये, ठीक है। पर्सनल थॉट्स को, फीलिंग्स को, ताकि ये ओपिनियंस जो है ना वो बना सकें। अब जो फिर साथ ही हमने इसके एग्जांपल कर देने हैं। डेफिनेशन कर ली साथ प्लस एग्जांपल। पीपल हु फॉल इन दिस कैटेगरी लुक फॉर द मीनिंग ऑफ थिंग्स बाय व्यूइंग देम फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। तो ये जो है ना वो क्या करते हैं, डिफरेंट पर्सपेक्टिव से चीजों के मीनिंग्स को अंडरस्टैंड करते हैं, ओके। ये ऑब्जेक्टिविटी यानी कि चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि इसके नेम से श्योर है रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन है, आर ओ मोड। अब इसका ऑपोजिट होगा ए ई मोड। एक ही याद कर लेना, दूसरा आपको ऑपोजिट याद हो जाएगा खुद ही। तो एई मोड वाले जो लोग होते हैं ना, एई क्या है हमारे पास, एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन। यानी कि ये क्या करेंगे, एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन का मतलब होता है डूइंग। देखिए एक्सपेरिमेंट से हमें शो हो रहा है, इसका मतलब है डूइंग, यानी कि कोई चीज करके दिखाना। अब ये जो होते हैं ना लर्नर, ये लर्निंग, इनकी लर्निंग एक्टिव होती है, ठीक है। ये आपके एमसीक्यूज भी आता है कि एक्टिव लर्निंग जो है वो किस मोड में होती है। तो आपने कहना है कि ये एई मोड में जो है ना वो एक्टिव लर्नर्स जो है वो लर्न करते हैं।
ओके। तो साथ साथ आपने एमसीक्यूज में मार्क करते जाना है, जैसे जैसे मैं आपको बताती जाऊंगी। ये जो लर्नर्स होते हैं, इनकी जो लर्निंग होती है वो एक्टिव होती है, क्योंकि ये जो है ना वो करके दिखाते हैं। देखो इसमें एक्सपेरिमेंटेशन आ रहा है, यानी कि डूइंग, वो कोई चीज कोई कोई काम को वो करेंगे। ये लर्नर्स जो होते हैं ना, ये एक्सपेरिमेंट करते हैं ताकि टू गेट द थिंग्स डन, और दे प्रेफर टू इन्फ्लुएंस और चेंज सिचुएशंस एंड सी द रिजल्ट्स ऑफ देयर एक्शंस। ठीक है, कुछ करेंगे तो उनको एक्शंस भी तो मिलेंगे, तो अपने एक्शंस का रिजल्ट जो है ना वो इसमें वो देखते हैं। इस तरह से ये जो है ना वो बेसिकली क्या करते हैं, इंजॉय द इन्वॉल्वमेंट, और ये रिस्क टेकर्स होते हैं, मतलब कि ये लर्न करते हैं बाय डूइंग। पीछे हमने पढ़ा था वो लर्न करते हैं थिंकिंग से, और ये लर्न करेंगे बाय डूइंग। और ये जो लर्नर्स होते हैं आर ओ वाले रिफ्रैक्टिव ऑब्जर्वेशन, इसे हमें समझ आ रही है कि ये लर्न करेंगे बाय वॉचिंग एंड लिसनिंग। तो आपने दोनों को कंपैरिजन के थ्रू याद करना होता है, हमेशा रट्टा नहीं लगाना। ओके, ये चीज मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। सबसे पहले हमने रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन पढ़ा। रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है कि ऑब्जर्व करना, यानी कि चीजों को देखना और अपनी थॉट्स और फीलिंग्स को जो है ना वो उससे ओपिनियंस जो जनरेट करना। ठीक हो गया। और इस तरह से ये चीजों को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखेंगे, और जो है ना वो क्या करेंगे, रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन हमारे पास करेंगे ये। उसके बाद हमने एई मोड पढ़ा। एई मोड जो होता है कि इसका मतलब होता है एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन, यानी कि ये जो है वो चीज़ों को करके दिखाएंगे। तो इस तरह से ये क्या करेंगे, ये रिस्क टेकर्स होते हैं ये, और ये एक्टिवली लर्निंग करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ ऑब्जर्व नहीं करते, वो तो जस्ट ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, लेकिन ये सिर्फ ऑब्जर्व नहीं करते बल्कि ये करके देखते हैं, यानी कि चीज़ों को हैंड ऑन इनका एक्सपीरियंस होता है। जो एई मोड के लोग, एई जो मोड होता है ना, इसमें जो पर्सन्स लर्न करते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद जो है ना हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं। आइए देखिए, उन्होंने बताया कोड डिस्क्राइब ईच लर्निंग स्टाइल एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फोर बेसिक लर्निंग मोड्स, सीई ए सी। सीई से हम एसी में चले गए थे, फिर हम रो पढ़े, फिर हम एई में आ गए। ठीक है, बस इस तरह से जैसे भी आपको एक कहानी की सूरत में याद होता है, वैसे तो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। होप कि आपको समझ आ गई होगी। तो अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं, यानी कि आपने इसकी डेफिनेशन करते जाना है, और ये याद करना है कि किस तरह से ये जो मोड होता है, आरओ मोड वाले लोग जो हैं वो किस तरह से लर्न करेंगे, वो वॉचिंग और लिसनिंग के थ्रू करेंगे। इस ए ई मोड वाले जो हैं वो किस तरह से लर्न करेंगे, वो डोइंग के थ्रू करेंगे। तो बस ये चीजें आपने जो है ना मैंने आपको साथ हाईलाइट करवा दी, ये याद रखनी है आपने, फिर आपको भूलेगा नहीं ये। उसके बाद जो है ना हम नेक्स्ट मूव करते हैं। अब जो है ना हम पढ़ने जा रहे हैं लर्निंग स्टाइल्स, वेरी इंपॉर्टेंट यूएचएस क्वेश्चन। वो पूछते हैं, कभी भी ये क्वेश्चन पूरा नहीं आता होता, या तो वो पूछ लेते हैं कि लर्निंग मोड्स डिस्क्राइब करेंगे, या वो पूछ लेते हैं लर्निंग स्टाइल्स लिखें। तो बेसिकली इसके फोर लर्निंग स्टाइल्स हैं। ठीक है, अब पहले मैं आपको डायग्राम दिखा दूं ताकि आपको समझ आ जाए। ये देखें, ये डायग्राम आपको नजर आ रही है, ये इसके फोर लर्निंग स्टाइल्स हैं। डाइवर्जर है, एसिमिलेटर है, कन्वर्जर है, और अकोमोडेटर है। ठीक है, ये इसके लर्निंग स्टाइल्स हैं। ये जो बाहर मैंने आपको पहले बताए थे वो इसके लर्निंग मोड्स थे। तो अब हम लोग लर्निंग स्टाइल्स जो है ना वो पढ़ने जा रहे हैं। जब हम मोड्स पढ़ लेंगे तो हमें लर्निंग स्टाइल खुद ब खुद ही समझ आ जाएंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास लर्निंग स्टाइल्स हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास डाइवर्जर आ जाता है, मतलब कि डाइवर्ज करना, यानी कि ये किसका कॉम्बिनेशन होता है, इसमें बेसिकली सीई और आर ओ मोड्स आ जाते हैं। अब सीई और आर ओ मोड जो है इसके बारे में मैंने आपको पहले बता दिया है कि सीई मोड जो है वो कंक्रीट एक्सपीरियंस होता है, और आर ओ मोड जो है हमारे पास रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, यानी कि ये लोग जो है वो फीलिंग और वॉचिंग के थ्रू लर्न करेंगे। सिंपल, जो आपने ऊपर कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है वही कॉन्सेप्ट आपने यहाँ भी अप्लाई करना है, याद रखना है। दे लाइक टू ऑब्जर्व, गैदर इंफॉर्मेशन, गेन इंसाइट्स रादर देन टेक एक्शन। यानी कि ये कोई एक्शन नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम दो मोड्स की बात कर रहे हैं, कंक्रीट एक्सपीरियंस की और रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन की। जब आपको ये वर्ड्स याद हो जाएंगे ना, ये मोड्स याद हो जाएंगे, तो आप खुद ही लिख लोगे आगे, क्योंकि हमने पीछे मोड्स पढ़ लिए हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे डिस्क्राइब कर देना है। डाइवर्जर के अंदर दो मोड्स आते हैं, सीई और आर ओ। वर्किंग इन ग्रुप्स टू जनरेट द आइडियाज। ठीक है, दे प्लेस अ हाई वैल्यू ऑन अंडरस्टैंडिंग फॉर द नॉलेज सेक। ये बेसिकली ग्रुप पे वर्क करते हैं ताकि इनके आइडियाज जनरेट हों। ठीक है, डिफरेंट आइडियाज लेते हैं ये सब से। उसके बाद जो है हम नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट अपना लर्निंग स्टाइल जो है उसकी तरफ। अच्छा, साथ आपने इसकी डेफिनेशन कर लेनी है जिस तरह ऊपर हमने किया था। यानी कि अब हम लोग डाइवर्जर लर्निंग स्टाइल पढ़ रहे हैं ना, तो सबसे पहले आपने इसके बारे में पढ़ लिया कि इसमें जो है ना वो कौन सी मोड्स होती हैं, वो आपने पढ़ ली। ठीक है, और उन्हीं मोड्स के अकॉर्डिंग आपने इसको डिस्क्राइब कर दिया। ओके, अब हमने इसकी जो है ना वो डेफिनेशन तो कर लिया है। अब हमने जो है साथ ही इसकी एग्जांपल याद रख लेनी है। इसके एग्जांपल में आ जाता है फॉर एग्जांपल थ्रू ग्रुप डिस्कशन, क्योंकि ये
ग्रुप में प्रॉब्लम्स को जनरेट कर रहे होते, प्रॉब्लम्स को सोल्व कर रहे होते हैं ना, आइडियाज लेते हैं लोगों से, तो इसके एग्जांपल में आ जाएगा हमारे पास ग्रुप डिस्कशन आ जाएगा, ठीक है, और पार्टिसिपेटिंग इन द ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशंस। ये आपने इसके एग्जांपल्स लिख लेनी है। आपने दो चीजें याद रखनी है, एक तो ये कि उसमें मोड्स कौन कौन सी है, दूसरा उसकी वो किस तरह से लर्न करते हैं, और तीसरे नंबर पे जो है ना उसकी एग्जांपल क्या है, एग्जांपल दे देनी है साथ ही। उसके बाद अब हम लोग जो है ना सेकंड लर्निंग स्टाइल उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो हमारे पास है एसिमिलेटर। एसिमिलेटर में जो है ना वो दो मोड्स आ जाते हैं, जिसमें आर ओ और ए सी मोड्स आ जाते हैं, रो ए सी एसिमिलेटर में, ठीक हो गया। अब आर ओ मोड क्या होता है, हमारे पास आर ओ रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, और उसके बाद ए सी में हमारे पास आ जाता है एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुलाइजेशन। एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुलाइजेशन, आपने इसको याद किस तरह से रखना होता है, अगर आपको थोड़ी मुश्किल हो रही है तो मैं आपको इसका आसान तरीका बता दूं कि ये जो डायग्राम है ना, सबसे पहले तो आपने ये ड्रॉ कर लेनी है ताकि आपको पता हो। अब देखिए फर्स्ट वाली जो हमने फर्स्ट वाला लर्निंग स्टाइल पढ़ा था ना, वो उसमें ये दोनों मोड्स आ रहे थे, ठीक है। उसके बाद फिर हमने सेकंड जो पढ़ा है उसके अंदर जो है ना वो आर और ए सी मोड्स आ रहे हैं। फिर अब हम लोग जो थर्ड पढ़ेंगे उसके अंदर ए सी और सी ए ई आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद जब हम फोर्थ जो है ना लर्निंग स्टाइल पढ़ेंगे उसके अंदर ए ई और सी ई मोड आ जाएंगे। तो आपने ये डायग्राम सबसे पहले अपने जहन में रखनी है। आपने इसको किस तरह से जहन में रखना है, ये ना एक निमोनिक अपनी बुक पे आपने लिख लेना है, डी ए सी ए डाका, यानी कि इसमें डाइवर्जर है, एसिमिलेटर है, और फिर सी से कन्वर्जर है, और ए से अकोमोडेटर है, ठीक है। बाकी आपने सी रो, जिस तरीके से भी आपके सी ई आर ओ, ये आपने सबसे पहले जो डायग्राम है ना ये आपने जहन में रखनी है। जब आप इसको जहन में रखोगे ना तो आप लोग सारा कुछ जो है ना वो अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। इसमें जो हमारे पास ये वाली जो मोड है ना, ये जो दोनों मोड्स हैं, इसमें ये मैंने आपको बताया था कि इसकी दो डायमेंशंस होती हैं, ठीक है। तो ये वाली जो है ना ये परसेप्शन में आ जाती है, यानी परसेप्शन है यानी कि फीलिंग और थिंकिंग की, परसेप्शन में यही चीजें आती हैं ना। और उसके बाद ये जो आपकी दोनों मोड्स है ना ये प्रोसेसिंग में आ जाती हैं, इससे यानी कि हम लोग जो है ना वॉच करते हैं और कोई चीज जो है ना वो करके दिखाते हैं, तो ये प्रोसेसिंग में आ जाती हैं दोनों मोड्स। तो आपने ये भी चीजें जो है ना देख लेनी है, क्योंकि मैंने आपको बताया था दो इसकी डायमेंशन होती हैं, वो दो डायमेंशन कौन सी हैं। जो एक जो है वो एक जो है सीई और एसी मोड जो है इनके दरमियान होती है, वो परसेप्शन होती है। और जो दूसरी है डायमेंशन वो हमारे पास एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन और रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, ठीक है, यानी कि प्रोसेसिंग। दो डायमेंशंस थी, एक परसेप्शन थी और एक प्रोसेसिंग थी, तो ये दो डायमेंशंस भी आपको बता दी हैं। उसके बाद चार लर्निंग स्टाइल्स मैंने आपको बता दी हैं, और जो है ना चार ही हमारे पास इसके मोड्स होते हैं वो भी मैंने आपको बता दिए हैं। ये जो पिंक से मैंने हाईलाइट किए हैं मैंने, ये लर्निंग स्टाइल्स हैं हमारे पास, ठीक है। और इसको हमने बारी बारी याद करना है, वो डायग्राम के थ्रू मैंने आपको बता दिया। डाइवर्जर है तो हमने सीई और आर ओ की बात करनी है। उसके बाद सिमिलेटर आ रहा है सेकंड पे, तो ये जो लर्निंग स्टाइल है इसके अंदर हमने आर ओ और ए सी की बात करनी है। इसी तरह हमारे पास अगर कन्वर्जर आ रहा है तो उसके अंदर ए सी और ए ई की बात करेंगे हम लोग। और इसके बाद अकोमोडेटर है तो अकोमोडेटर में हम लोग जो है ना वो ए ई मोड और साथ सी ई मोड। तो ये डायग्राम जब आप याद रखेंगे ना आपको वो सारा मतलब कि कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा जब आप पढ़ोगे नीचे। ओके, तो हम लोग एसिमिलेटर पे थे, तो हमने कहा यहाँ पर रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन और जो है ना हमारे पास एसी मोड जो है ना ये आ रहे हैं। एसी का मतलब है एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुलाइजेशन, यानी कि ये लोग ऑब्जर्व करेंगे और साथ ही साथ जो है वो थिंक करेंगे, तो उसके थ्रू ये लर्न करेंगे, ठीक है। ये देखें, पीपल विद दिस लर्निंग स्टाइल डेमोन्स्ट्रेट द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन बाय पुटिंग इट इनटू द कंसाइज एंड लॉजिकल फॉर्म। दे आर लेस इंटरेस्टेड इन पीपल, यानी कि ये लोगों में इंटरेस्ट नहीं लेंगे। उसके ऑपोजिट जो हमने पहले पढ़ा था ना, उसके ऑपोजिट ये आ जाएगा। पहला हमने मोड पढ़ा था ना डाइवर्जर, तो उसके ऑपोजिट ये आ जाएगा। डाइवर्जन में तो हमने पढ़ा था कंक्रीट एक्सपीरियंस यानी कि फीलिंग्स, तो ये उसके ऑपोजिट आ जाएगा। ये लोगों में नहीं बल्कि ये उन्होंने कहा है कि ये लोगों में इतना इंटरेस्टेड नहीं होते, ये एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज जनरेट करते हैं, उस पर फोकस करते हैं और कंसेप्ट जो है ना वो जनरेट कर रहे होते हैं, ठीक है। ये इंडक्टिव रीजनिंग को यूज करते हैं, यानी कि स्पेसिफिक टू जनरल अप्रोच। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि ये जो मतलब कि थ्योरी होती है ना वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पे अप्लाई कर रही होती है। उसके बाद हमने इसके साथ इसकी एग्जांपल कर लेनी, बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, बस कॉन्सेप्ट याद रखना है आपने। उसके बाद इसकी एग्जांपल में आपने लिख देना, जैसे लेक्चर के थ्रू जो है कुछ लोग लर्न करते हैं, इसी तरह जो है ना वन टू वन इंस्ट्रक्शन, सेल्फ इंस्ट्रक्शन मेथड्स विद रीडिंग मटेरियल्स टू सपोर्ट देयर लर्निंग। तो ये इसके एग्जाम्पल में आ जाएगा जो आर ओ और ए सी है। क्योंकि आपको पता है कि हम लेक्चर में क्या कर रहे होते हैं,
हम लोग कोई चीज करके दे, कोई हमें मैडम कोई काम देती है तो हम उसको करते भी तो है ना, तो लेक्चर इसके एग्जाम्पल आ जाएगा। इसी तरह वन टू वन इंस्ट्रक्शन, सेल्फ इंस्ट्रक्शन मेथड्स, हम लोग पहले जो है वो खुद फॉलो करते हैं, उसके बाद जो है ना हम दूसरों को फॉलो करवाते हैं। तो इस तरह से जो है ना ये इसके एग्जाम्पल में आ जाएगा, यानी कि कोई चीज हमने करके दिखानी है। ये आपने कंसेप्ट याद रखना है, तो आपको एग्जाम्पल भी साथ याद हो जाएगी। पहले डेफिनेशन करनी है, फिर एग्जाम्पल करनी है आपने। उसके बाद नेक्स्ट हमारा कन्वर्जर है। कन्वर्जर के अंदर जो है ना वो एसी और एई आ जाता है। एसी मतलब कि एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुलाइजेशन, और एई मतलब कि एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन, यानी कि इसमें भी उसने जो है ना वो डोइंग आ जाएगा उसका। इसमें भी कोई चीज वो करके दिखाएगा। ऊपर वाले में क्या था, ये देखिए ऊपर वाले में रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन था और एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुलाइजेशन था, यानी कि इसके अंदर वो सिर्फ सोचता ही है, कुछ भी नहीं वो करता, करता कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ सोचता ही है। तो ये लेक्चर और वन टू वन इंस्ट्रक्शन जो है ये सारा मतलब कि इसके अंडर आ जाता है। उसके बाद जब हमने कन्वर्जन की बात की, तो कन्वर्जन में हमने कहा कि इसमें एसी और ए, यानी कि यहाँ पे वो एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन करेगा, यानी कि इस लर्निंग स्टाइल में वो क्या करेगा, वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो है ना उसको फाइंड आउट करेगा फॉर द आइडियाज थ्योरीज। और इस तरह में इधर वो डिडक्टिव रीजनिंग को यूज करेगा, उधर वो यूज कर रहा था इंडक्टिव रीजनिंग को। ठीक है, ये चीजें आपने जो है ना रिलेट करके याद करनी होती हैं। इधर जो इंडक्टिव रीजनिंग को यूज कर रहा है, लेकिन यहाँ पे वो डिडक्टिव रीजनिंग को यूज करेगा, यानी कि जनरल टू स्पेसिफिक अप्रोच यूज करेगा यहाँ पे वो। उसके बाद जो है ना आगे हमारे पास आ जाता है इसकी एग्जांपल। ठीक है, इसकी एग्जांपल में हम लिखते हैं कि डेमोन्स्ट्रेशन, रिटर्न डेमोन्स्ट्रेशन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे उसने कुछ चीज करके दिखानी है प्रैक्टिकली। तो ये इसकी एग्जांपल में आपने जस्ट लिख देनी है, एक एग्जांपल याद कर लें। देन अकोमोडेटर जो है, ये हमारे पास जो है ना वो लास्ट इसका लर्निंग स्टाइल है। इसमें जो है ना वो ए और सी मोड आ जाता है। ठीक है, यानी कि एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन आ जाएगी इसके अंदर, और उसके अलावा जो है ना कंक्रीट एक्सपीरियंस आ जाएगा, यानी कि फीलिंग्स प्लस हमारे पास डूइंग। ठीक है, फीलिंग और डूइंग, यानी कि ये लर्न करेंगे हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस पे, और उसके अलावा ये इंजॉय करेंगे न्यू और चैलेंजिंग सिचुएशंस को। ये एमसीक्यूज के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, साथ साथ आपने ये एमसीक्यूज भी इसमें से आ सकते हैं। तो एमसीक्यूज भी आपने जो है ना साथ साथ ही अंडरलाइन करते जाना है। हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के थ्रू कौन से जो लोग हैं वो बेसिकली लर्न करते हैं, तो ये जो है ना अकोमोडेटर है इसका आंसर। इसी तरह अकोमोडेटिव जो थिंकर्स होते हैं ना, ये बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होते हैं एजुकेशन के लिहाज से। इसकी एग्जांपल हमारे पास आ जाती है मेथड्स ऑफ टीचिंग मोस्ट प्रेफर्ड बाय दिस स्टाइल ऑफ लर्नर। मतलब ज्यादातर जो टीचिंग के मेथड्स है ना, वो हम लोग जो है ना उसमें अकोमोडेटर वाला जो है ना यही लर्निंग स्टाइल, क्योंकि हम लोग इसमें डूइंग और फीलिंग दोनों चीजें जो है ना, हम दोनों डोमेन्स को हम लोग यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, दोनों जो है हमारे पास मोड्स। तो बस ये सारा इसका कंटेंट मतलब कि फर्स्ट वाला हमारा लर्निंग स्टाइल था। उसके बाद अब हम लोगों ने इसका इंस्ट्रूमेंट करना है कि वो किस तरह से हम इसको मेजर करेंगे। पहले मैं आपको इसका ओवरऑल फिर दोबारा से बता दूं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपने इसको अच्छे से करना है। सबसे पहले तो हमने इसकी डेफिनेशन की, फिर हमने देखा कि कौन कौन जो है ये कब डेवलप हुआ। उसके बाद हमने इसने उसने लर्नर को किस तरह से डिफाइन किया वो हमने याद किया। उसके बाद जो है ना हमने इसके चार मोड्स देखे। ठीक है, उसके बाद हमने दो इसकी डायमेंशंस देखी, डायग्रामेटिकली इसको देखा, इसके लर्निंग स्टाइल्स देखे कि कौन कौन से थे। चार ही मोड्स हैं, चार ही लर्निंग स्टाइल्स हैं। अगर अगर आपको लर्निंग स्टाइल्स आ जाएं तो आपने लर्निंग स्टाइल्स अच्छे से याद करने हैं, और अगर आप मोड्स आ जाते हैं तो मोड्स भी पहले आप मोड्स याद करेंगे तो लर्निंग स्टाइल्स आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। तो आपने डायग्राम को फॉलो करना है जो कि मैंने आपको बता दी। ठीक है, या आपने अपनी बुक पे भी नोट कर लेना है साथ ही। उसके बाद हमारे पास जो है ना हमने लर्निंग स्टाइल जो है, जब हमने ये जो लर्निंग स्टाइल पढ़ने हैं ना, साथ साथ ही जो है ना हमने इसका ये भी देख लेना कि हमने कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करना है इसको डिटरमिन करने के लिए। तो अब हम इसका इंस्ट्रूमेंट का जस्ट आपने नाम याद करना होता है, वो मैं आपको बता देती हूँ। अब देखें, उन्होंने कहा है इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द कोर एक्सपीरियंशियल लर्निंग। वो कौन सा है, वो हमारे पास लर्निंग स्टाइल इन्वेंटरी ये इंस्ट्रूमेंट है। इसमें 20 आइटम बेसिकली सेल्फ रिपोर्ट ये क्वेश्चनेयर होता है। ठीक है, तो इसमें जो होता है ना बेसिकली दैट, इसमें जो रिस्पोंडर्स होते हैं वो रिस्पोंड करते हैं। फोर सेंटेंसेस में से कोई एक उन्होंने ना करेक्ट आंसर जो है ना लगाना होता है अकॉर्डिंग टू देयर लर्निंग मोड्स। तो ये बस जस्ट आपने नाम याद करना है, लर्निंग स्टाइल इन्वेंटरी इज अ 20 आइटम सेल्फ रिपोर्ट क्वेश्चनेयर। ये टूल है एक जिससे हम लोग कोड लर्निंग स्टाइल जो है ना इसको मेजर करते हैं। बस जस्ट आपने ये नाम याद रख लेना है, उसके बाद आगे कुछ भी नहीं करना। उसके बाद हम लोग अपना सेकंड लर्निंग स्टाइल स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि फॉर्मेट सिस्टम। फॉर्मेट सिस्टम क्या है,
फॉर्मेट सिस्टम जो है ना, ये किसने दिया था? सबसे पहले तो हमने ये याद रखना है, ये दिया था एमसी कार्थी, 1981 में इसने दिया था, ठीक है। 1981 के अंदर जो है ना, इसने ये दिया था हमारे पास। और इसमें से कौन कौन से इसके, इसने भी बेसिकली क्या किया था, इसने कोल के मॉडल को यूज किया था, और इसने राइट ब्रेन लेफ्ट ब्रेन जो है ना वो रिसर्च इस पे की थी, और इसने फॉर्मेट सिस्टम अपना क्रिएट किया था। टाइप वन जो है वो इसमें इमेजिनेटिव आ जाते हैं, यानी कि ये वो लर्नर्स होते हैं, इसमें टू नो, ये लर्न करते हैं, ये लर्नर्स लर्न किस तरह करेंगे, हु डिमांड टू नो वाई, यानी कि क्यों ऐसे हुआ। ये जो लर्नर्स होते हैं ना, ये ज्यादातर लिसन करना, स्पीक, इंटरेक्ट और ब्रेन करना वो पसंद करते हैं। तो ये टाइप वन में वो लर्नर्स होते हैं जो इमेजिनेटिव होते हैं, यानी कि ये लिसन करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं और ब्रेन को यूज करते हुए लर्न करते हैं। देन टाइप टू के बारे में इसने बताया था कि वो एनालिटिकल होते हैं। एनालिटिकल से आपको पता चल रहा है कि ये जो है बेसिकली वो कौन सा क्वेश्चन करेंगे, वो वांट टू नो व्हाट टू लर्न, कि हमने क्या चीज लर्न की है। जो लर्नर्स होते हैं ना, बेसिकली ये कंफर्टेबली ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, एनालाइज कर रहे होते हैं, उसके बाद क्लासीफाई कर रहे होते हैं और थ्योराइज कर रहे होते हैं, ठीक है। इस तरह से ये लर्न करते हैं। आपने इसकी स्ट्रेटजीज याद रखनी है, और साथ जो है ना इसके टोटल चार टाइप्स हैं। टाइप वन जो होते हैं वो इमेजिनेटिव होते हैं, टाइप टू वाले एनालिटिकल होते हैं, और वो किस चीज से मतलब कि लर्न करेंगे, वो एनालाइज करेंगे, क्लासीफाई करेंगे और थ्योराइज करेंगे चीजों को, और उससे वो लर्न करेंगे। अच्छा ये देखें, ये ना इसकी एक डायग्राम है। इसमें ये टाइप वन वाले जो होते हैं ना, ये क्वेश्चन करते हैं हमारे पास वाई, कि क्यों ऐसे हुआ। टाइप टू में हमने पढ़ा के वो क्वेश्चंस करते हैं व्हाट। तो ये बेसिकली कोल के ही लर्निंग स्टाइल को फॉलो कर रहे हैं, यानी कि ये जो हमारे पास है ना, उसी वही मोड जो है ना हम लोग इसके अंदर भी यूज करते हैं। देखें, CERO, उसके बाद AC, और उसके बाद AE। तो ये जो है ना वो कोल के लर्निंग मोड पे ही इन्होंने ये जो मॉडल है ना अपना वो डेवलप किया था। टाइप वन में जो है ना वो क्वेश्चनिंग करते हैं वाई, ठीक है। और उसके बाद जो हमारे पास होते हैं ना, टाइप टू वाले वो क्वेश्चन करते हैं व्हाट। और उसके बाद जो टाइप थ्री में वो जो क्वेश्चन करते हैं हाउ। तो ये चीजें आपने याद रख लेनी है ताकि आपको भूले ना, ठीक है। ये जो टाइप फोर वाले होते हैं वो क्वेश्चन करते हैं इफ। तो इस तरह से जो है ना आपने इसको डायग्रामेटिकली लर्न करना है। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो होते हैं ना टाइप थ्री वाले, ये जो होते हैं, ये कॉमन सेंस में, यानी कि ये वो लर्नर होते हैं जो क्वेश्चन करते हैं हु वांट टू नो हाउ टू अप्लाई, यानी कि हाउ का क्वेश्चन करेंगे, कि कॉमन सेंस को यूज करेंगे कि किस तरह हम न्यू लर्निंग को अप्लाई करेंगे, ठीक है। ये जो लर्नर्स होते हैं ये हैप्पीएस्ट होते हैं विद एक्सपेरिमेंटिंग, मैनिपुलेटिंग, इम्प्रूविंग एंड थिंकिंग में। ओके, तो जो टाइप फोर वाले होते हैं इसको डायनामिक कहते हैं, यानी कि ये वो लर्नर्स होते हैं जो इफ क्वेश्चंस करते हैं। इफ आपने क्वेश्चंस याद रखने कि ये कौन से करते हैं, उसके बाद ये याद रखना कि किस तरह से ये लर्न करेंगे। ये लर्न करते हैं बेसिकली मॉडिफाई करके। ये जो लर्नर्स होते हैं वो इंजॉय करते हैं मॉडिफाइंग, यानी कि चीज़ों को मॉडिफाई करते हैं, वो अडॉप्ट करते हैं, ठीक है। रिस्क टेकर्स होते हैं ये, और क्रिएटिंग होते हैं। तो ये आपने MCQs के लिहाज से भी साथ साथ प्रिपेयर करना है, और इसको साथ ही SCQ के लिहाज से भी आपको प्रिपेयर हो गया है। ये इंपॉर्टेंट नहीं था आपका, लेकिन पहले वाला इंपॉर्टेंट था। ये जो है ना इसकी जो बेस है बेसिकली वो भी कोल मॉडल पे ही बनी हुई है, तो इसलिए आपने अच्छे से याद कर लेना है। MC कार्ती डिफाइंस द लर्निंग प्रोसेस, इसने किस तरह से लर्निंग प्रोसेस को डिफाइन किया था। इसने जो है ना नेचुरल सीक्वेंस यूज किया था टाइप वन से फोर, यानी कि एजुकेटर जो होते हैं ना वो एड्रेस करते हैं फोर लर्निंग स्टाइल्स को बाय टीचिंग सिक्वेंशली। इस तरह से ये जो है ना वो सारे जो लर्नर्स, ऑल टाइप्स ऑफ लर्नर्स है ना, उनको ये समझ सकते हैं कि कौन सा स्टाइल जो है ना किस स्टाइल से वो पढ़ते हैं, ठीक है। कौन सा स्टाइल अडॉप्ट करते हैं, वो कौन से स्टाइल से वो जो है वो लर्निंग करते हैं। तो बस बेसिकली ये फॉर्मेट सिस्टम, फॉर्मेट से ही हमें याद हो रहा है, फॉर्मेट सिस्टम इटसेल्फ, मतलब कि चार तरह से जो है ना हमने इसके अंदर मोड्स पढ़ने हैं, ठीक है, राइट और लेफ्ट ब्रेन को यूज करते हुए। बस आपने ये क्वेश्चंस याद रखने हैं और साथ जो है ना उसका फंक्शन याद रखना है, ठीक है। और आपको बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट जो है ना हम लोग इसका इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे, कि इसको उसने मेजर किस तरह से किया था। ये देखें यहाँ पे इसका ना लिखा हुआ इंस्ट्रूमेंट, ये देखें MC कार्ती
कंसल्टिंग एंड पब्लिशिंग कंपनी, फॉर्मेट इंटरनेशनल डिजाइन एंड द लर्निंग टाइप मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट इज अ 26 पॉइंट क्वेश्चन है। जैसे हमने पिछला इंस्ट्रूमेंट उसका पढ़ा था, वो 27, उसमें 20 आइटम्स थी, ठीक है। वो 20 आइटम स्केल पे जो है ना क्वेश्चन था, जिसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और लर्नर को जो है ना उसके अकॉर्डिंग वो आंसर देता है। इसमें 26 जो है ना पॉइंट क्वेश्चन होते हैं, नहीं कि 26 इसके अंदर क्वेश्चन होते हैं और उसके अकॉर्डिंग लर्नर ने जो है ना वो क्या कहना है, मतलब कि जवाब देना होता है, ठीक है। क्वेश्चन जो है ना वो एक रिटर्न फॉर्म होता है जिसके ऊपर उन्होंने ना क्वेश्चंस लिखे होते हैं, उसके मुताबिक जो लर्नर होता है ना वो अपनी जो लर्निंग स्टाइल्स के अकॉर्डिंग जो जो भी मतलब कि जिस तरह से वो लर्न करता है उसके अकॉर्डिंग उसने उसको आंसर करना होता है कि मैं किस तरह से लर्न करता हूँ। उसमें वो सारी आइटम स्केल जो है ना वो डिस्क्राइब होती हैं अकॉर्डिंग टू लर्निंग मोड्स। क्योंकि ये जो है वो बेसिकली कोल मॉडल पे मतलब के बेस करता है, तो इसीलिए इसमें भी उन्होंने ये बताया हुआ है कि इसमें लर्निंग टाइम मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट जो है ना वो यूज किया गया था, जो कि 26 पॉइंट क्वेश्चन था। बस आपने ये नाम याद रखना है और आपने कुछ भी इसमें से याद नहीं करना। उसके बाद नेक्स्ट जो है ना वो गार्डनर्स 8 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये यूएचएस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, तो आपने इसको अच्छे से करना है, ठीक है। ये एमसीक्यूज के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज भी आपने इसमें से अच्छे से साथ साथ करते जाना है। तो हम लोग जो है ना वो स्टार्ट करते हैं अब। अब जो हमारे पास ये मॉडल था ना, पहले वाले तो ये थे कि उन्होंने एडल्ट लर्नर्स के बारे में बताया था कि वो किस तरह लर्न करते हैं, लेकिन गार्डनर जो है ना ये एमसीक्यूज भी है इसका कि ये वाहद वो साइंटिस्ट है जिसने अपने अपना जो फोकस था ना इसका थ्योरी का वो ये था कि बच्चे किस तरह से लर्न करेंगे। पहले तो हमने एडल्ट के बारे में पढ़ा है ना कि बच्चे जो एडल्ट है वो किस तरह से लर्न करते हैं, लेकिन अब हम इस थ्योरी में जो है ना इसका जो फोकस था ना वो था कि चिल्ड्रन जो होते हैं वो किस तरह से मतलब मल्टीपल काइंड ऑफ इंटेलिजेंस होती है बच्चों के अंदर, तो बच्चे किस तरह से लर्न करेंगे। तो उसके लिए इसने जो है ना वो बेसिकली 8 पार्ट्स जो है ना वो बताए थे ब्रेन के, जो वो जिसको वो यूज करते हैं और उनके थ्रू वो लर्न करते हैं। वो कौन कौन से हैं, वो है लिंग्विस्टिक, लॉजिकल, मैथमेटिकल, स्पेशियल, म्यूजिकल, बॉडीली, काइनेस्थेटिक, इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल। तो उन्होंने दरवाजे बताया कि जो साइकोलॉजिस्ट था हॉवर्ड गार्डनर 1983, आपने इसका सन भी याद रखना है और इसका फोकस याद रखना है कि इसका किस पे फोकस था। फोकस्ड ऑन मल्टीपल काइंड्स ऑफ इंटेलिजेंस इन द चिल्ड्रन, ये वह साइंटिस्ट था जिसने चिल्ड्रन जो है ना वो किस तरह से लर्न करते हैं उस पे फोकस किया था इसने, ठीक है। उसके बाद जो है ना आपने क्या करना है, गार्डनर बेस्ड हिज थ्योरी ऑन फाइंडिंग्स फ्रॉम द ब्रेन रिसर्च, डेवलपमेंट वर्क एंड साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। ही आइडेंटिफाइड 7 काइंड ऑफ इंटेलिजेंस लोकेटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, जैसे लिंग्विस्टिक है, जैसे लॉजिकल, मैथमेटिकल है, स्पेशियल है। ये इंटेलिजेंस की मतलब के टाइप्स हैं जो इसने डिस्क्राइब की थी गार्डनर ने। तो अब हम लोग उसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। इसका निमोनिक है बिन सलाम, बिन सलाम, बिन सलाम, BIN, BIN, ये अपनी बुक पे आपने लिख लेना है, BIN, बिन। आई जो है ना वो हमारे पास दो है, ठीक है, और SLL और M। अब मैं आपको बारी बारी बताती हूँ कि बी से क्या है। बी से जो है ना हमारे पास वो बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस है। ये इंटेलिजेंस के 8 टाइप्स हैं जो हम अब पढ़ने जा रहे हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो बी से बॉडीली काइनेस्थेटिक है, उसके बाद आई से हमारे पास आता है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, ठीक है, BI और N। एन से जो है ना हमारे पास आता है नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस की टाइप्स हम पढ़ रहे हैं अब, SLLM। एस से एक तो हमारे पास आता है स्पेशल इंटेलिजेंस, ठीक है। एल से एक एक में हमारे पास लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस है, और एक जो है ना वो लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस है। और फिर उसके बाद एम रह गया, एम से जो है ना वो म्यूजिकल है, म्यूजिकल इंटेलिजेंस। तो अब हम लोग फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस क्या है, लिंग्विस्टिक से इंटेलिजेंस से हमें शो हो रहा है कि ये जो मतलब बच्चे होते हैं वो किस तरह से लर्न करेंगे। ये सबसे पहले तो हमने इसके एरिया याद रखना है कि ये कहाँ लोकेटेड होता है ब्रेन के, सब में आपने पहले तो एरिया याद रखना है। अगर हम लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं तो ये बेसिकली ब्रोकास एरिया ऑफ द लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन जो है ना वहाँ लोकेटेड होती है ये जो इंटेलिजेंस है, ठीक है। इसमें जो चिल्ड्रन होते हैं ना वो डिस्प्ले करते हैं दिस टाइप ऑफ द इंटेलिजेंस, ये बहुत ज्यादा इनके पास ना ऑडिटरी स्किल्स और थिंकिंग की स्किल्स जो है ना, और एंड थिंक इन द वर्ड्स बहुत ज्यादा होती हैं।
लिंग्विस्टिक से हमें शो भी हो रहा है कि दो ऑडिटरी स्किल्स इनके पास ज्यादा होंगी, और ये थिंक इन द वर्ड्स। इसके बाद इसके एग्जांपल याद रख लेनी, यानी कि ये राइटिंग, टेलिंग स्टोरीज, स्पेलिंग स्पेलिंग वर्ड्स, रीडिंग और रिकॉलिंग द नेम्स प्लेसेस एंड डेट्स। ये इसके एग्जांपल है, ठीक है। इस तरह से ये बच्चे जो है ना वो लर्न करेंगे। उसके बाद हमारी सेकंड इंटेलिजेंस की टाइप होती है लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस जो है ये ब्रेन के किस एरिया में लोकेटेड होती है? ये लेफ्ट साइड ऑफ द, बोथ साइड्स ऑफ द ब्रेन में होती है, ठीक है। इन्वॉल्व बोथ साइड्स ऑफ द ब्रेन, यानी कि जो राइट साइड होगी ना ब्रेन की, वो कंसेप्ट के साथ डील करेगी, और जो लेफ्ट साइड होती है, आपको पता है जो राइट साइड ब्रेन की होती है ना, उसमें हम कंसेप्ट से जनरेट होते हैं, जो हमारी राइट साइड होती है। इसलिए हम कहते हैं राइट ब्रेन हमारा जो है वो प्रॉपर वर्किंग में होना चाहिए। जो लोगों के राइट ब्रेन साइड जो है वो प्रॉपर वर्किंग में होगी तो वो कंसेप्ट जनरेट करेंगे, ठीक है। लेफ्ट साइड जो ब्रेन होती है वो सिंबल्स जो है ना उसको रिमेम्बर करने के लिए यूजफुल होती है। तो इसलिए ये जो लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस के साथ लोग होते हैं, जो बच्चे होते हैं, सॉरी, ये बोथ साइड्स ऑफ द ब्रेन में लोकेटेड होती है ये इंटेलिजेंस, राइट भी और लेफ्ट। और राइट के अकॉर्डिंग वो कंसेप्ट के साथ डील कर रही होती है वो साइड, और लेफ्ट के अकॉर्डिंग वो सिंबल जो है ना उसको रिमेम्बर करने के लिए वो साइड जो है वो इफेक्टिव होती है बच्चों के लिए। फिर उन्होंने बताया कि जो बच्चे होते हैं ना इनके साथ वो, उनकी स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंस होती है, ठीक है। वो पैटर्न्स को एक्सप्लोर करते हैं, कैटेगरीज को भी और रिलेशनशिप्स को भी। तो इस साथ आपने इसकी एग्जांपल याद रखनी है, जैसे कि ये जो है ना ये एक स्ट्रेटेजी, जैसे बोर्ड गेम्स वगैरह वो खेलते रहते हैं, चेकर्स वगैरह, चेस वगैरह। तो ये बच्चे जो है ना वो इसके एग्जांपल्स में आपने ये एग्जांपल दे देनी है। और साथ ये याद रख लेना कि ये ब्रेन के जो है ना वो दोनों हेमिस्फेयर्स में, यानी कि राइट और लेफ्ट में जो है ना वो ये लोकेटेड होती है, लॉजिकल मैथमेटिकल, ठीक है। और उसके अलावा ये बच्चे जो होते हैं वो मैथमेटिकल क्वेश्चंस जो होते हैं ना वो सॉल्व करने में बड़ा, यानी कि एक्सपर्ट होते हैं, ठीक है। देखें, ये देखें, उन्होंने इसकी एग्जांपल दी है, चिल्ड्रन हु रेट हाई इन द लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस कैन डू एल्गोरिथम प्रॉब्लम क्विकली इन देयर हेड्स। मतलब फौरन से वो अपने दिमाग में, कुछ बच्चे मैथ में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट होते हैं, तो इसका मतलब ये है कि उनके अंदर लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस होती है। इसी तरह हमारे पास स्पेशल इंटेलिजेंस है। स्पेशल इंटेलिजेंस जो होती है ना बेसिकली वो ब्रेन के किस एरिया में होती है? वो राइट साइड में होती है, ठीक है। स्पेशल इंटेलिजेंस, स्पेशल यानी कि इमेजेस और पिक्चर, स्पेशल से हमें शो हो रहा है कि इमेजेस और पिक्चर से जो है ना ये लर्न करेंगे इंटेलिजेंस में, यानी कि इस इंटेलिजेंस स्टाइल जो स्पेशल इंटेलिजेंस में ये दे एंजॉय सच एक्टिविटीज। जैसे इसकी एग्जांपल है कि बिल्डिंग ब्लॉक्स वगैरह वो बनाएंगे पजल्स में और डेयर ड्रीमिंग में। तो ये इसके साथ एग्जांपल याद रख लेंगे। उसके बाद है म्यूजिकल इंटेलिजेंस, यानी कि म्यूजिकल इंटेलिजेंस ब्रेन के किस एरिया में है? राइट साइड ऑफ द ब्रेन। तो आपने ये अपनी बुक पे लिख लेना है, और जिस तरह से भी आपको याद रह सकता है आपने निमोनिक लिख के, और साथ ही जो है ना ब्रेन की साइड भी नीचे लिख लेनी है कि ये जो है ना म्यूजिकल इंटेलिजेंस वाले लोग जो होते हैं इसमें ये इंटेलिजेंस ब्रेन के किस एरिया में लोकेटेड होती है? राइट साइड ऑफ द ब्रेन में। तो इस तरह से राइट साइड ऑफ द ब्रेन वाले लोग, मैंने आपको ऊपर भी पढ़ाया था, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, वो मतलब कि म्यूजिक, यहाँ पे म्यूजिकल इंटेलिजेंस है तो वो इंडिकेट करते हैं जब कोई भी एक मतलब के प्लेइंग एक्टिविटी होती है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, तो वो बहुत ज्यादा इस चीज में ना पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे डांसिंग टू म्यूजिक और कीपिंग टाइम रिदमिकली, टाइम को बहुत इंजॉय करते हैं म्यूजिकल इंटेलिजेंस वाले जो लोग होते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है बॉडीली काइनेस्थेटिक, यानी कि ये लोग जो है ना, सबसे पहले ये होता कहाँ है? ब्रेन के किस एरिया में होता है? ये बेसल गैंग्लिया और सेरिबेलम ऑफ द ब्रेन में होता है, ठीक है, इन एडिशन टू अदर ब्रेन स्ट्रक्चर्स। अब इस तरह से जो बच्चे होंगे वो किस तरह से लर्न करेंगे? प्रोसेसिंग द नॉलेज थ्रू बॉडी सेंसेशन, यानी कि ये किस तरह से नॉलेज गेन करेंगे? ये अपनी बॉडी मूवमेंट जो है ना उनको यूज करेंगे, मूविंग मूवमेंट के थ्रू, ठीक है, चीजों को करके दिखाएंगे ये लोग, यानी कि बॉडी मूवमेंट्स के थ्रू जो है ना ये लर्न करेंगे, बॉडीली काइनेस्थेटिक वाले जो। और इसके एग्जांपल्स में आ जाता है हमारे पास, जैसे स्पोर्ट्स में लोग जो होते हैं ना वो बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, तो वो स्पोर्ट्स के थ्रू लर्न करते हैं। तो ये आप इसके एग्जांपल्स में लिख सकते हो। उसके बाद इंटरपर्सनल का वर्ड जहाँ पे भी आएगा, मैंने बताया था आपको कि इंटरपर्सनल का मतलब होता है दो लोगों के दरमियान, ठीक है। और इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस मीन्स वन, यानी कि अपने तक ही महदूद रहना। इंटरपर्सनल मतलब लोगों के साथ भी आपकी अटैचमेंट होती है। सबसे पहले हमने इसका ब्रेन के एरिया याद रखना है, ये होता है प्री फ्रंटल लोब ऑफ द ब्रेन में जो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस है। आप जो बच्चे होते हैं ना इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस वाले, वो लोगों को देखिए अंडरस्टैंड अच्छे से करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था इंटरपर्सनल जो होता है ना वो लोगों के साथ रिलेशनशिप पे बेस करता है। तो ये लोगों को अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है, नोटिस करेंगे दूसरों की फीलिंग्स को भी, अपनी फ्रेंड्स के साथ बहुत ज्यादा ये इन्वॉल्व होते हैं। तो ये बेसिकली सोशल स्किल्स जो है ना उसमें ये गॉड गिफ्टेड होते हैं। ये एमसीक्यूज भी आपका आ सकता है, ठीक है, एमसीक्यूज भी आपने साथ साथ ही अंडरलाइन करते जाना है। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस जो होती है ये प्री फ्रंटल लोब ऑफ द ब्रेन में, यानी कि दोनों, ये जो होता है ये भी प्री फ्रंटल में ही होता है, इंटरपर्सनल भी और इंट्रापर्सनल भी प्री फ्रंटल लोब में ही होती है लोकेटेड।
इसके साथ जो बच्चे होते हैं ना इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस वाले, उनके पास स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी वाले, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, क्योंकि ये इंट्रापर्सनल यानी कि खुद पे तवज्जो देने वाले, ठीक है। तो ये मतलब दुनिया से इनको इतना नहीं लगाव होता, ठीक है ना, ये लोगों को इतना अंडरस्टैंड ही कर पाते हैं, लेकिन ये अगर ये अपनी पर्सनैलिटी के बारे में बहुत ज्यादा कॉन्शियस होते हैं। स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज इनकी होती हैं, ये प्रेफर द इनर वर्ल्ड ऑफ द फीलिंग्स एंड आइडियाज, यानी कि ये अपनी फीलिंग्स और आइडियाज को जनरेट करना पसंद करते हैं, ना कि लोगों से लेना। और ये तन्हाई पसंद होते हैं, क्योंकि ये इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस की हम बात कर रहे हैं। इसी तरह ये प्राइवेट ये इंडिविजुअल्स होते हैं, ठीक है, इनको क्वाइट एरिया चाहिए होता है लर्न करने के लिए। लेकिन वो लोग जो उसका ऑपोजिट है इंटरपर्सनल का, ये एक ही चीज आपने याद कर लेनी, दूसरा उसका ऑपोजिट। इंटरपर्सनल है तो इंटरपर्सनल वाले लोग जो होते हैं दूसरों के साथ घुले मिलेंगे, फ्रेंड्स बनाएंगे, सोशल सर्कल का स्ट्रॉन्ग होगा। लेकिन इंट्रापर्सनल वाले तो अपने हद तक महदूद रहेंगे, वो अपने ही आइडियाज जनरेट करेंगे, खुद अकेला रहना पसंद करेंगे और अकेला ही लर्न करना पसंद करेंगे। खामोश तबीयत के लोग होते हैं ये, ठीक है। नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस का मतलब होता है रेफर्स टू सीइंग एबिलिटीज टू मेकिंग पैटर्न्स एंड कनेक्शंस, यानी कि नेचर नेचर के थ्रू जो है ना आप लोग लर्न करते हो, ठीक है। चिल्ड्रन जो इस नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस के साथ होते हैं वो क्या कर पाते हैं, वो डिस्टिंग्विश करते हैं और कैटेगराइज करते हैं ऑब्जेक्ट्स और फिनोमिना को नेचुरली, ठीक है। तो बस ये 8 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट थी, मैंने आपको करवा दी है। उसके बाद लास्ट हमारा लर्निंग स्टाइल है वार्क। ये वार्क क्या है अब, ये किसने दिया था, सबसे पहले तो ये फ्लेमिंग और मिल्स ने दिया था 1992 के अंदर। इसकी 4 कैटेगरीज थी, यानी कि कुछ लोग विजुअल, ओरल, रीड राइट और काइनेस्थेटिक। वी से है विजुअल, ए से ओरल, आर से हमारे पास रीड राइट आ जाता है, के से काइनेस्थेटिक। काइनेस्थेटिक का वर्ड है बॉडी मूवमेंट्स। तो अब हम बारी बारी जो है ना इनको पढ़ लेंगे। ये देखें, सबसे पहले हमने इसके ऊपर देख लिया कि किसने दिया था, उसके बाद किसी सन में दिया था, और फोकस इसका क्या था। ये फोकस करता है पर्सन की प्रेफरेंसेस पे फॉर टेकिंग इन एंड पुटिंग आउट इन्फॉर्मेशन। विजुअल लर्नर इसमें होते हैं, विजुअल का मतलब क्या है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से वो लर्न करेंगे फ्लो चार्ट्स के थ्रू स्टेप बाय स्टेप। ओरल लर्नर्स वो होते हैं जो कि लेक्चर्स वगैरह सुन लेते हैं और उसके बाद उससे डायरेक्शन ले लेते हैं उनको, फिर उसके बाद वो ओरली यानी कि लर्न रीड अलाउड, अपने आप में वो ऊंचा पढ़ते हैं, उसको प्रेफर करते हैं कि उस टॉपिक को डिस्कस करें, जैसे हमारे स्टूडेंट्स हम भी करते हैं। और ग्रुप स्टडीज पे फोकस करते हैं। उसके बाद रीड राइट का मतलब ये है कि वो लोग जो होते हैं ना, ये जो लर्नर्स होते हैं वो लिखेंगे वर्ड्स को, यानी कि लिख के याद करेंगे, ठीक है। एविडेंस बाय रीडिंग और राइटिंग विद और रेफरेंसेस टू एडिशनल सोर्सेज ऑफ द इंफॉर्मेशन। काइनेस्थेटिक यानी कि हैंड्स ऑन एक्टिविटीज, यानी कि वो रोल प्ले करेंगे और रिटर्न रिटर्न डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू जो है ना वो लर्न करेंगे। तो ये 4 हमारे पास लर्निंग स्टाइल्स थे, वार्क, वीज, ए आर के। वार्क से हमें श्योर है कि विजुअल लर्नर्स, ओरल, रीड राइट और काइनेस्थेटिक। उसके बाद जो है ना हमारा इसका हमने साथ कहा था कि हमने स्टाइल याद करना है और उसका इंस्ट्रूमेंट याद करना है कि उसका किस इंस्ट्रूमेंट से हम उसको मेजर करते हैं। तो इसमें भी क्वेश्चन एयर होता है जो 7.8 वर्जन का जो है ना हम यूज करते हैं। ये एक प्रोफाइल हमें प्रोवाइड कर देता है जिसपे प्रेफरेंसेस दिए होते हैं और इंफॉर्मेशन दी होती है, ठीक है। ये जो इंस्ट्रूमेंट होता है इसमें 16 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। ये याद रख लेना है आपने। ऊपर जो है हमने पढ़ा था कि सबसे पहले 20 क्वेश्चन होते हैं, फिर 24, फिर उसके बाद यहाँ पे 16 क्वेश्चन होते हैं जो क्वेश्चन एयर होता है ना। क्वेश्चन एयर एक रिटन पेपर होता है जिसपे क्वेश्चंस दिए होते हैं अकॉर्डिंग टू योर लर्निंग स्टाइल। तो और लर्नर ने उसके अकॉर्डिंग जो है ना जिस तरह से वो लर्न करता है, जो जो स्ट्रेटजीज वो यूज करता है उसके अकॉर्डिंग उसने उसको जो है ना वो ऑप्शंस देने होते हैं और उसने उसको आंसर देना होता है उसके अकॉर्डिंग। चलें फिर नेक्स्ट हम अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक जो उस पर मूव करते हैं, वो है हमारे पास मॉडल्स कौन कौन से हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट मॉडल है वो है हेल्थ बिलीफ मॉडल। हेल्थ बिलीफ मॉडल के बारे में हमने सबसे पहले क्या क्या पढ़ना है, इसकी डेफिनेशन करनी है, कब किसने दिया था वो देखना है, इसका पर्पस क्या था, इसके कंपोनेंट क्या थे। वेरी वेरी इजी, आपको मैं आज इसको बहुत इजी वर्डिंग में बताऊंगी। तो सबसे पहले जो है हम लोग देखते हैं कि किसने दिया था, ये 1950 के अंदर दिया था, ये फ्रॉम सोशल साइकोलॉजिस्ट ने ये डेवलप किया था। और उसके बाद इसका रिवीजन किसने फाइनल रिवाइज इसको किया था, बेकर एट होल ने 1974 के अंदर। बेसिकली बेकर एट होल ने ये इसको रिवाइज करके जो है ना वो प्रॉपरली दिया था, बेकर एट होल। उसके बाद हमने इसकी ये देख लिया इसका पर्पस क्या होता है। अब ये एक्सप्लेन और प्रेडिक्ट करता है हेल्थ बिहेवियर्स को बेस्ड ऑन पेशेंट बिलीव्स अबाउट द हेल्थ प्रॉब्लम एंड हेल्थ बिहेवियर, ठीक है।
मतलब कि ये इन चीजों को प्रेडिक्ट करता है कि लोगों के क्या बिलीव्स हैं अपने हेल्थ प्रॉब्लम्स और हेल्थ बिहेवियर के बारे में। इसका पहला ये पर्पज है, दूसरा इसका पर्पज ऊपर यही लिखा हुआ है कि ये हमें गाइड करता है डेवलपमेंट ऑफ इंटरवेंशन रिलेटेड टू हेल्थ, यानी कि हेल्थ बिलीफ है तो हेल्थ बिलीफ से शो हो रहा है कि कौन से लोगों के बिलीव्स हैं अपने हेल्थ के बारे में, और कौन सी इंटरवेंशन जो हम डेवलप करेंगे उनकी हेल्थ से रिलेटेड, ताकि उसकी हेल्थ अच्छी हो सके। तो ये दो इसकी इसके पर्पसेस आपने अंडरलाइन कर लेने हैं। उसके बाद जो है हम इसका डिस्कस करेंगे इसके कंपोनेंट्स। वो बेसिकली इसके तीन कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। वो है इंडिविजुअल परसेप्शंस, मॉडिफाइंग फैक्टर्स हैं, और उसके बाद लाइक्लीहुड ऑफ एक्शंस है। ये किस तरह से आपने याद करना है, ये मैं आपको जो है वो डायग्राम के थ्रू बताऊंगी। ये आपने, जिसमें सबसे पहले हमारे पास इंडिविजुअल परसेप्शंस आ जाती हैं, इसके अंदर हमने दो कंपोनेंट को स्टडी करना है, परसीव्ड ससेप्टिबिलिटी और परसीव्ड सेवेरिटी। इसके बारे में डिटेल आपको आगे बताती हूँ मैं। मॉडिफाइंग फैक्टर्स हैं तो इसके अंदर ना तीन फैक्टर्स आ जाते हैं, डेमोग्राफिक वेरिएबल्स हैं और साइकोलॉजिकल जो है वेरिएबल्स हैं, उसके बाद स्ट्रक्चरल वेरिएबल्स हैं। तो उसके बाद हमारे पास लाइक्लीहुड ऑफ एक्शंस है, यानी कि ये सारे मॉडिफाइंग फैक्टर्स मिलके एंड में हमारे पास क्या फाइनल रिजल्ट आता है। उसमें हमारे पास परसीव्ड बेनिफिट्स ऑफ प्रिवेंटिव एक्शंस आ जाएंगे माइनस परसीव्ड बैरियर्स ऑफ प्रिवेंटिव एक्शन। इसके बारे में ना मैं आपको आगे बताती हूँ, आपको आगे समझ आ जाएगी डायग्राम के थ्रू। अच्छा ये है, देखें सबसे पहले तो हमारे पास था इंडिविजुअल परसेप्शन, इसका पहला कंपोनेंट था। इंडिविजुअल परसेप्शन का मतलब क्या होता है कि आपका अपना सोचना, आप खुद क्या सोचते हो हेल्थ के बारे में, ठीक है। इसके अंदर दो चीजें हम डिस्कस करते हैं, एक तो परसीव्ड ससेप्टिबिलिटी और दूसरा परसीव्ड सीरियसनेस। ससेप्टिबिलिटी का मतलब क्या होता है, क्या आपको लगता है कि आप किसी डिजीज का शिकार हो सकते हैं, ठीक है, ये परसीव्ड ससेप्टिबिलिटी है। परसीव्ड सीरियसनेस का मतलब क्या होता है कि आपको लगता है कि वो डिजीज कितनी सीरियस है। ये हम इसकी चीज बारे में डिस्कस करेंगे। सेकंड नंबर पे मॉडिफाइंग फैक्टर्स आ जाते हैं, यानी कि इसकी एग्जांपल मैं आपको देती हूँ इंडिविजुअल परसेप्शन की, यानी कि अगर आपको लगता है कि किसी बंदे को डायबिटीज हो सकती है, ठीक है, और उसको लगता है कि ये डेंजरस है, तो वो क्या एक्शन लेने के बारे में सोचेगा। तो ये हमारे पास ना इंडिविजुअल परसेप्शंस आ जाती हैं, ठीक है। अब मॉडिफाइंग फैक्टर्स में हम क्या डिस्कस करते हैं। मॉडिफाइंग फैक्टर्स जो होते हैं ना बेसिकली वो चीजें जो आपके सोचने पर जो है ना असर करती हैं, उसके बारे में हम लोग जो है ना वो मॉडिफाइंग फैक्टर्स में डिस्कस करते हैं। इसमें डेमोग्राफिक आ जाता है, सोशियोलॉजिकल फैक्टर्स आपके वेरिएबल्स आ जाते हैं, स्ट्रक्चरल है। और डेमोग्राफिक में आपकी एज है, आपकी एथनिसिटी है, रेस है। सोशियो साइकोलॉजिकल जो है ना वेरिएबल, इसके अंदर आपकी अपनी पर्सनैलिटी है। यानी कि मॉडिफाइंग फैक्टर्स हम पढ़ रहे हैं कि वो चीजें जो आपके सोचने पर असर करती हैं, यानी कि कौन कौन सी फैक्टर्स ऐसे हैं जिसको आप मॉडिफाई करोगे और आपका जो है ना वो हेल्थ बिलीफ मॉडल जो है वो अच्छा होगा, यानी कि आपकी हेल्थ अच्छी होगी। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है, वो चीजें जो आपके सोचने पर असर करती हैं, उसके बारे में वो हम लोग जो है ना मॉडिफाइंग फैक्टर्स में डिस्कस करते हैं। उसके बाद ना इसमें उन्होंने लिखा हुआ है क्यूज टू एक्शन। थर्ड नंबर पे हमने पढ़ना है क्यूज टू एक्शन। क्यूज टू एक्शन क्या है बेसिकली हमारे पास, क्यूज टू एक्शन वो चीजें होती हैं, यानी कि वो ट्रिगर जो आपको मोटिवेट करते हैं कि एक्शन लेने को, ठीक है, उसको हम कहते हैं क्यूज टू एक्शन। इसमें कोई भी मीडिया कंपेन है, डॉक्टर का रिमाइंडर हो सकता है, किसी भी क्लोज पर्सन की इलनेस हो सकती है, न्यूज़पेपर आर्टिकल हो सकता है जो आपको ट्रिगर देगा, जो आपको मोटिवेट करेगा कि अब आपको जो है ना वो एक्शन लेने की जरूरत है, ठीक है। उसके बाद जब लाइक्लीहुड ऑफ एक्शन का मतलब क्या होता है, लाइक्लीहुड ऑफ एक्शन में आप एक्शन लेते हो या नहीं लेते, ये डिपेंड करता है दो चीजों पे, परसीव्ड बेनिफिट्स पे, और उसके बाद जो है ना परसीव्ड बेनिफिट्स और परसीव्ड बैरियर्स टू प्रिवेंटिव एक्शन। अब परसीव्ड बेनिफिट्स जो है ना वो कैसे आएंगे, उसमें से अब बैरियर्स को मैंने माइनस कर देंगे तो आपके पास बेनिफिट्स आएंगे। यानी कि इसका मतलब क्या है, परसीव्ड बेनिफिट का मतलब है कि फायदा, प्रिवेंटिव एक्शन का क्या होगा, ठीक है। और परसीव्ड बैरियर्स टू प्रिवेंटिव एक्शन का मतलब होता है कि कौन सी रुकावट ऐसी है, यानी कि कोई आपके पास टाइम नहीं है या एक्सेस नहीं है, पैसे नहीं है, कौन कौन से बैरियर्स ऐसे हैं जो आपके प्रिवेंटिव एक्शन को अफेक्ट करेंगे। उसके बाद जो है ना वो हमारे पास आ जाता है, अगर तो आपको लगता है ये कि फायदा ज्यादा है और रुकावट कम है तो आप जो है वो एक्शन लेते हो, ठीक है। तो ये चीजें जो है ना वो डिपेंड करती हैं, अगर आपको लगता है कि फायदा ज्यादा तो आप एक्शन लोगे, यानी कि एक्शन परफॉर्म करोगे। तो बस इस तरह यही आपका जो है ना वो हेल्थ बिलीफ मॉडल है। उसके बाद ये जो लास्ट में लिखा हुआ है लाइकलीहुड ऑफ टेकिंग रिकमेंडेड।
लाइक्लीहुड ऑफ टेकिंग रिकमेंडेड प्रिवेंटिव हेल्थ एक्शन, तो इन चीज़ों का जो है ना वो इन दो चीज़ों पे बेसिकली ये डिपेंड करता है, ठीक है। तो अब आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट जो है ना हम लोग मूव करते हैं। सेकंड वाला हमारा जो मॉडल है वो है हेल्थ प्रमोशन मॉडल। अब बेसिकली हेल्थ प्रमोशन मॉडल जो है ये क्या डिस्क्राइब करता है, इसके बारे में अब हम पढ़ते हैं। हेल्थ प्रमोशन मॉडल जो है ना ये रिवाइज्ड मॉडल था, ठीक है। यानी कि हेल्थ बिलीफ मॉडल को रिवाइज करके हमारे पास ना हेल्थ प्रमोशन मॉडल आया है, जो कि पेंडर ने दिया था 1987 के अंदर, और ये रिवाइज हुआ था 1996 में। इसका क्या पर्पस था, बेसिकली ये मॉडल जो है ना वो असिस्ट करता है नर्सिस को अंडरस्टैंड करने में जो कौन कौन से डिटर्मिनेंट्स हैं हेल्थ बिहेवियर के, ठीक है। और उसके अलावा जो है ना ये क्या करता है, प्रमोट करता है हेल्दी लाइफस्टाइल्स को। हेल्थ प्रमोशन मॉडल जो है ना डिस्क्राइब करता है फोर मेजर कंपोनेंट्स को, और जो है ना वेरिएबल्स को, जो कि हेल्थ प्रमोटिंग बिहेवियर्स जो है ना उसको डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, ठीक है। दूसरा इसका पर्पस जो होता है ना, ये एक पर्पस इसका ये हो गया कि असिस्ट करता है नर्सिस को अंडरस्टैंड करने में मेजर डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ बिहेवियर। और दूसरा इसका पर्पस जो है ना हमारे पास वो होता है अंडरस्टैंड करता है, अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है वेदर पीपल चूज टू एंगेज इन द हेल्थ प्रमोटिंग बिहेवियर। तो दो पर्पस इसके आपने कर लेने हैं, और साइंटिस्ट का नेम और कब इसने दिया था वो याद कर लेना है आपने। तो इसके बेसिकली जो है ना वो हमारे पास तीन कंपोनेंट है। एक इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स और एक्सपीरियंसेस है, फिर उसके बाद बिहेवियर स्पेसिफिक कोग्निशन एंड अफेक्ट अफेक्ट है, उसके बाद बिहेवियरल आउटकम्स हैं। तब हम लोग जो है ना इसको डिस्कस करते हैं बारी बारी। अच्छा, सबसे पहले इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एक्सपीरियंसेस हैं। इसके अंदर हम दो चीज़ों को स्टडी करते हैं, एक प्रायर रिलेटिव बिहेवियर, और दूसरा जो है ना वो हमारे पास आ जाता है पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो प्रायर रिलेटेड बिहेवियर का मतलब क्या होता है, प्रायर रिलेटेड बिहेवियर है पहले उन्होंने ये बिहेवियर किया था या नहीं, इसका मतलब यही है, ठीक है। अगर किया हो तो दोबारा करने की चांसेस कि ज्यादा होते हैं, ठीक है। अगर पहले किया होगा तो आप दोबारा उसको रिपीट करोगे उसी बिहेवियर को। उसके बाद पर्सनल फैक्टर्स जो है ना इसमें क्या आ जाता है, इसमें बायोलॉजिक सोशियो कल्चरल साइकोलॉजिकल फैक्टर्स आ जाते हैं। बायोलॉजिकल में एज जेंडर आपका आ जाएगा, ठीक है, जो हमने पीछे पढ़ा था। सोशियो कल्चरल में आपका कल्चर एजुकेशन आ जाएगी, और उसके बाद साइकोलॉजिकल में आपकी मोटिवेशन और सेल्फ एस्टीम आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह आगे जो है ना सेकंड नंबर पे आ जाता है आपका कंपोनेंट बिहेवियर स्पेसिफिक कोग्निशन एंड इफेक्ट। इसका मतलब क्या होता है, यानी वो सोच या फीलिंग जो हेल्थ बिहेवियर को अफेक्ट करती हैं वो आ जाएंगी, ठीक है। जिसमें हमारे पास परसीव्ड, इसका पेप्सी निमोनिक है, पेप्सी पी पी, तीन पी है इसमें और एस आई है। परसीव्ड बेनिफिट्स ऑफ एक्शन, उसके बाद परसीव्ड बैरियर्स टू एक्शन, उसके बाद परसीव्ड सेल्फ एफिकेसी, तीन पी हो गए। उसके बाद ए आ गया एक्टिविटी रिलेटेड इफेक्ट, इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंसेस, सिचुएशनल इन्फ्लुएंसेस, आई से सिचुएशनल इन्फ्लुएंसेस, और आई से इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंसेस, और एस से सिचुएशनल इन्फ्लुएंसेस। सबसे पहले जो है ना वो परसीव्ड बेनिफिट्स ऑफ एक्शन आ जाता है। परसीव्ड बेनिफिट्स ऑफ एक्शन का मतलब है कि इस एक्शन का क्या फायदा है, ठीक है। परसीव्ड बैरियर्स टू एक्शन का मतलब क्या होता है कि इस एक्शन को करने वाली को रोकने वाली चीजें जो है वो क्या हैं, वो आ जाएंगी। उसके बाद परसीव्ड सेल्फ एफिकेसी क्या होती है कि मुझे आप पर कितना यकीन है कि मैं ये काम कर सकती हूँ कि नहीं, ठीक है। यानी कि मुझे अपने आप पर कितना यकीन है कि मैं ये काम कर सकती हूँ कि नहीं। तो वो हमारे पास परसीव्ड सेल्फ एफिकेसी में आ जाएगा। एक्टिविटी रिलेटेड इफेक्ट क्या है, बेसिकली ये जो होता है ना इस बिहेवियर के साथ जो है ना हम जल्दी फीलिंग्स जो है ना हमारी जो फीलिंग्स होती हैं वो हमारी फीलिंग जुड़ी होती हैं। यानी कि एक्टिविटी रिलेटेड इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि इस बिहेवियर के साथ जुड़ी फीलिंग्स जो कि अच्छी भी हो सकती हैं और बुरी भी हो सकती हैं उसको हम कहते हैं, ये जो बिहेवियर है ना हमारा इससे रिलेटेड जुड़ी हुई हमारी फीलिंग्स होती हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं एक्टिविटी रिलेटेड इफेक्ट, जो अच्छी भी हो सकती हैं और बुरी भी हो सकती हैं। उसके बाद इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंसेस आ जाते हैं, यानी कि फैमिली फ्रेंड्स डॉक्टर्स का क्या असर है हमारे बिहेवियर में, वो क्या रोल प्ले कर रहे हैं। सिचुएशनल इन्फ्लुएंसेस में जो है ना हमारे पास हमारी सराउंडिंग इन्वायरमेंट फैसिलिटीज आ जाएंगी, जो कि हम देखते हैं वो अवेलेबल हैं या नहीं, उससे भी हमारी हेल्थ जो है वो अफेक्ट हो सकती है, ठीक है। तो ये सारा कुछ आ जाता है। उसके बाद आपका थर्ड कंपोनेंट है बिहेवियरल आउटकम, यानी कि हम आपका रिजल्ट, इसमें जो है ना वो ये तीन कंपोनेंट आ जाते हैं। सबसे पहले कमिटमेंट टू एक्शन है, ये आपने बुक पे भी नोट कर लेना, कमिटमेंट टू एक्शन। यानी कि क्या इंसान ने सीरियसली जो प्लान जो है वो बनाया है कोई। और उसके बाद इमीडिएट कंपीटिंग डिमांड्स आ जाती हैं। इसमें लो कंट्रोल और हाई कंट्रोल का क्या मतलब होता है, लो कंट्रोल जैसे कोई मतलब कि इमरजेंसी आ गई है, कोई हेल्थ बिहेवियर आपका ऐसा आ गया है जिससे जो है ना आपको वो आपका
उसके अकॉर्डिंग काम नहीं कर पाए, प्लान के अकॉर्डिंग। हाई कंट्रोल, यानी कि आप अपनी प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग जब काम नहीं कर पाते उसको लो कंट्रोल कहते हैं। प्रेफरेंसेस का मतलब होता है हाई कंट्रोल, यानी आप अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आप कोई भी काम करो, जैसे कोई एक्सरसाइज करना चाहो आप कर लो, आप खाना खाना चाहते हो, आप वो करना चाहते हो, अपनी मर्जी से करो। लो कंट्रोल में कोई आपकी ऐसी बीमारी आ जाती है, कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिससे कोई इमरजेंसी आ जाती है कि आप जो है वो अपना काम सही से अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग नहीं कर पाते, तो ये इमीडिएट इमीडिएट कंपीटिंग डिमांड्स हैं, ठीक है। इससे क्या होगा कि हमारा हेल्थ प्रमोटिंग बिहेवियर वो अफेक्ट होगा, ठीक है। हेल्थ प्रमोटिंग, जब ये सब पॉजिटिव हो तो बंदा हेल्थ बिहेवियर को अडॉप्ट करता है, जैसे वॉक करना रोजाना, ठीक है, हेल्दी रहना, हेल्दी खाना, तो ये सारा कुछ आ जाता है। लेकिन जब ये सब कुछ हेल्दी नहीं होगा, यानी कि जब ये पॉजिटिव नहीं होगा, तो आपका हेल्थ प्रमोटिंग बिहेवियर इफेक्ट होगा। तो ये एक साइकिल है बेसिकली, ठीक है, जो प्लान से स्टार्ट होता है और उसके अंदर कुछ डिमांड्स आ जाती हैं, और फिर उससे हमारा जो है ना वो जब डिमांड्स फुलफिल होंगी तो हमारा हेल्थ प्रमोटिंग बिहेवियर जो है वो अच्छा होगा, यानी कि हेल्थ हमारी प्रमोट होगी, ठीक है। तो बस ये आज का आपका कंप्लीट चैप्टर हो गया है, कंप्लीट चैप्टर सॉरी हाफ यूनिट हो गया आपका। ऑलमोस्ट हाफ जो है वो हम नेक्स्ट कवर करेंगे इसका। इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो, तो आप डिस्कशन ग्रुप में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, तो अल्लाह हाफिज।